गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम माया या माया जाल को डिकोड करेंगे। तो बेसिकली माया जाल, या हम कहते हैं कि बहुत बार हमने सुना है कि दुनिया माया जाल है या ये सब मोह माया है, इससे बच के रहना चाहिए। तो बचने से पहले या ये दुनिया माया जाल है ये कहने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माया एक्चुअली है क्या। मैक्सिमम लोगों के मन में ऐसा है कि माया मीन्स समथिंग वेरी नेगेटिव चीज़ है, वो बुरी आदतें या बुरे अट्रैक्शंस, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, मतलब हम माया से बच गए। पर एक्चुअली माया डेंजरस इसीलिए है क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। अगर एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो हर वो चीज़ जिसे बचपन से हमें बताया गया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीवी, बंगलो, कार, हर वो पर्सन जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, मतलब हर वो चीज़ और हर वो इंसान जिस पे हम डिपेंड करते हैं हमारे खुशियों के लिए, अपने पीस के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, वो सब माया जाल है। कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती। ये आप समझ गए तो आप माया जाल से बच गए। माया जाल से बचने के लिए माया को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कहती हूँ कि कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे बचपन से हम सोचते हैं कि पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेना इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मार्क्स लेना ही इनफ नहीं है खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, इवन दैट इज़ नॉट इनफ। फिर अच्छी फैमिली होनी चाहिए, फिर अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि ये माया है, कि डिपेंडिंग अपॉन अ टारगेट इज़ माया, तो आप किसी भी टारगेट को सेट करो और उस टारगेट को आप स्टडी करो। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि जॉब मिल जाए तो आई विल बी रिलैक्स्ड। अब ये कैसे डिसाइड करेगी कि अच्छा जॉब माया है कि नहीं, अच्छे मार्क्स माया जाल है या नहीं, या अच्छे हस्बैंड, अच्छे पति, अच्छा बच्चा, ये माया जाल है या नहीं। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे और क्यों मानेंगे? हम सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए मानना कि ये सब माया जाल है और सब मोह माया छोड़ देना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप किसी भी टारगेट को इमेजिन करो। जैसे लाइफ में हमने सेट किया था कि चलो हमारी शादी हो जाए। एक मोमेंट आता है हमारी लाइफ में, हमें लगता है कि हमारी शादी हो जाएगी तो वी विल बी हैप्पी। तो वो दिन इमेजिन कीजिए जब आपने ये सोचा था, और उसके कुछ सालों बाद का टाइम इमेजिन कीजिए, या आज का डेट इमेजिन कीजिए। इफ़ यू आर मैरिड, आप इमेजिन करके देखिए क्या आज आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, कोई टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में, कोई वरी नहीं है आपकी लाइफ में? नो, लाइफ हैज़ वरीज। मतलब आपने जो ये सोचा था कि शादी हो जाए तो मेरी टेंशन्स ख़त्म हो जाएगी, वो गलत था। ये माया है। ये माया को आइडेंटिफाई करने का एक कंसेप्ट है। सपोज़ आपकी शादी नहीं हुई, या आपने सोचा है कि जॉब मिल जाए तो मेरे सारे टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा आपने कभी सोचा था, तो क्या जॉब मिलने के बाद आपके टेंशन्स ख़त्म हो गए? टेंशन्स बढ़ जाते हैं। तो ये माया जाल है। तो माया जाल का मतलब ही ऐसा है कि आप एक टारगेट सेट करते हो। माया आपको अट्रैक्ट करती है कि चलो जॉब एक टारगेट रखो। तो जैसे आप जॉब अचीव करते हो तो माया क्या करती है, वो टारगेट शिफ्ट कर लेती है। अब वो टारगेट रखती है घर पे। तो जॉब मिल गया पर आप में वो डिससेटिस्फैक्शन, वो अशांति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को आप टारगेट मान के चले थे वो रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था ही नहीं, वो माया जाल था। जाल मतलब माया ने अभी आपके जॉब में से अट्रैक्शन निकाल के घर की तरफ कर लिया। तो आपको लगता रहेगा बस एक घर मिल जाए, घर मिल जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मैं शांत हो जाऊंगा, तो मुझे खुशी मिल जाएगी, आई विल बी एट पीस। फिर आप घर ले लेते हो। कुछ पल के लिए आपको लगता है कि हाँ बस हुआ, अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस कुछ पल ही रहती है। फिर कुछ और कि हाँ अब शादी हो जानी चाहिए, देन आई विल बी रिलैक्स्ड। शादी हो गई तो फिर बच्चे, बच्चे हो गए तो बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई हो गई तो उनका फ्यूचर, उनका कैरियर, उनके बच्चे। दैट मीन्स आप अटकते जाते हो। माया अपना शिफ्ट करते जाती है फोकस, उसके पीछे पीछे आप भागते जाते हो। बेसिकली हम उसके पीछे पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि माया एक इल्यूजन है।
वो इल्यूजन ये क्रिएट करती है कि इफ़ यू हैव मी यू विल बी हैप्पी। अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे, तो आप जॉब के पीछे भागते हो। आपको लगता है शादी हो जाए तो आप खुश हो जाओगे। तो माया बेसिकली एक जंपिंग, कहते हैं ना जंपिंग द प्लेसेस, वो कर रही है और उस जाल में आप अटक जाते हो और पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, आपके चारों तरफ आपको हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपसे ज़्यादा अमीर लोग, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोग, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, आपसे ज़्यादा अच्छी जॉब वाले लोग, आपसे बड़ा घर, आपसे बड़ा बंगलो, आपसे बड़ी कार, आपसे बेहतरीन लोग आपके चारों तरफ अवेलेबल हैं। क्या वो रियली हैप्पी है? नहीं, उनके पास भी एक नेक्स्ट टारगेट है। दैट मीन्स व्हाट? वो हासिल करने के बाद भी टारगेट ख़त्म नहीं होते, एक नेक्स्ट टारगेट ज़रूर सेट होता है। सब कुछ ज़िंदगी में कर लिया तो अभी हम बच्चों के लिए टारगेट सेट करते हैं और उसके पीछे हम रहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लाइफ में देख सकते हो, आजू बाजू देख के आप सीख सकते हो कि दिस इज़ ऑल अ ट्रैप। ये क्या है? ये माया जाल है। रियल हैप्पीनेस एक परमानेंट स्टेट होता है। आप किसी चीज़ पे, किसी टारगेट पे डिपेंड नहीं करते। तो इस माया जाल से बचें कैसे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ही हम अपने आप को रोक लेंगे। हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये अचीव करने के लिए हम किसी आउटसाइड मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे या किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होंगे। ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। एक कहते हैं ना, सत्य एक ही है, एक ही चीज़ सत्य है, वो ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी बाहर के पर्सन या बाहर की चीज़, कोई भी पोस्ट, पोजीशन, पैसा, नाम, शोहरत आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। आपको थोड़े दिनों के लिए खाली कंपैरिजन में कि इससे ज़्यादा मेरे पास है उतनी खुशी होगी, पर जैसे ही और 10 लोग आपको मिल जाएं जो आपसे ज़्यादा पोजीशन पे अच्छे हैं या पैसे वाले हैं, आपको वो दुख देने लगेगा। अगर हम बिजनेस में हम टारगेट अचीव करते हैं कि हाँ इतना कमा लेंगे ना एवरी मंथ, तो हम लोग खुश रहेंगे। मतलब हम उस टारगेट पे, उस मनी पे डिपेंड कर रहे हैं। जिस मैंने ज़्यादा कमाया उस मैंने ज़्यादा खुशी, जिस मैंने थोड़ा सा टारगेट कम हुआ हम दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे ही अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें कि हैप्पीनेस के लिए हम बाहर डिपेंड ना हो, हम अपने अंदर ही, जैसे कहते हैं ना परमात्मा का वास हमारे अंदर ही होता है, कण कण में परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी भगवान है। परमात्मा का अंश आत्मा हमारे अंदर भी है। तो जब हम उस आत्मा से कनेक्ट होंगे तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिल जाएगा। वो कनेक्शन हमें एक स्टेबिलिटी देगा लाइफ में, हमें इस माया जाल में अटकने से रोकेगा। पर जैसे हम ये कहते हैं ना कि हाँ आप मेडिटेशन करो, आप आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, आप हैप्पीनेस, आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगा, तो हम इसका कहते हैं ना कि आधी बात सुन के हम गलत मतलब निकालने लगते हैं। हम इतनी ही बात सुनते हैं और हम अज्यूम करने लगते हैं कि इसका मतलब कि हमारे बच्चे अभी शादी नहीं करेंगे या हमारे बच्चे अभी जॉब नहीं करना चाहेंगे, पढ़ाई नहीं करना चाहेंगे, तो क्या अगर शादीशुदा हैं आप तो सोचेंगे तो क्या मैं पति, बच्चा, घर बार छोड़ दूं, क्या हम संन्यास ले लें? ये नहीं है मेडिटेशन का मतलब। मेडिटेशन लोग सब बुढ़ापे के लिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ माया जाल से छूट जाना, मोह माया से छूट जाना, मतलब कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है कि मेडिटेशन आपको एक परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब करने का मन नहीं करेगा या आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा या आपका ज़िंदगी जीने का मन नहीं करेगा, पार्टीज़ में जाने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी इस मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी, इस अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप कितना कमाते हो, आप कितने पार्टीज़ अटेंड करते हो, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके पास कितनी कारें हैं, कितना बंगलो है। आपकी खुशी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेंगी।
You will be at peace, you will be happy, you will be satisfied, you will be relaxed. एक भी पार्टी अटेंड करने मिल गई तो भी आप खुश रहोगे, 4 पार्टी अटेंड की तो भी आप खुश रहोगे. So amount of happiness will not depend upon amount of the materialistic things you are having, amount of the people you are having around you, कि कितने लोग आपके चारों तरफ है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, उस पर आपकी खुशियाँ डिपेंड नहीं करेंगी. ये है बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन. क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम फोकस करते हैं अपनी आत्मा पे, जब हमारी आत्मा कनेक्ट होती है परमात्मा से, तो रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एक शांत, पीस, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर हमें मिलता है. एंड मॉर्निंग में अगर हम मेडिटेशन करते हैं हाफ एन आवर, तो थ्रू आउट द डे हम जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द डे वो शांति, वो रिलैक्स्ड माइंड आपका बना रहता है. छोटी छोटी एक्सटर्नल चीज़ें कि आज ये गड़बड़ हो गया, ये चीज़ ख़राब हो गई, वो टारगेट नहीं अचीव हुआ, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी. आप फोकस्ड रहोगे. एक होता है ना कि सपोज़ आज मैं घर से निकली जॉब के लिए और जाते वक्त मेरी चप्पल टूट गई, मुझे बस मिस हो गई या ट्रेन मिस हो गई. सो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे माइंड में बिल्डअप हो जाता है. एज अ रिजल्ट जब मीटिंग में अटेंड करने जाती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी क्लाइंट से मिलना है, बॉस को कुछ प्रेजेंटेशन देना है, तो माई माइंड इज़ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी एंड आई एम एंग्री. आई एम एंग्री एट होल वर्ल्ड. सब पे गुस्सा आता है मुझे, मेरी चप्पल टूट गई, मेरी बस मिस हो गई, मेरा ट्रेन मिस हो गया. सो आई एम एंग्री एट एवरीवन. तो मैंने अपने चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा ही एंगर का क्रिएट कर लिया है. एज अ रिजल्ट जब मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग या क्लाइंट के पास जाती हूँ या प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो उस वक्त भी मेरे में पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है, वो चीज़ भी मेरी ख़राब हो जाती है. या कोई गेस्ट आने वाले हैं, मैं खाना बनाने जाती हूँ, तो आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड कि सुबह 2-3 चीज़ें गड़बड़ हो गई, नहीं आज तो मेरा मूड ही बहुत ख़राब है. तो खाना बनाने भी जाते हैं तो वो भी ठीक से नहीं बनता, हम और मूड ख़राब कर लेते हैं अपना. तो ये चेन रिएक्शन चलता ही जाता है. ये कट कब होगा? कट तब होगा जब छोटी छोटी चीज़ें, चप्पल टूटी, बस नहीं मिली, दूध गिर गया, या दाल में नमक ज़्यादा हो गया, या टाइम पे मेड नहीं आई, आज गेस्ट आने वाले, मेड नहीं आई, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, हमें ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी. सी मेड नहीं आई वो तो फैक्ट है, वो नहीं बदलेगा. तो गुस्सा होने से, अपने आप को अपसेट करके लेने से, 4 लोगों को वो रिपीट करके बताने से, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कितनी मुसीबत में हूँ, वो सब करने से क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा? आप इमेजिन करके देखिए. 10 बार किट करने से क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है? आपकी चप्पल टूटी, ट्रेन मिस हो गई, वो सब पे गुस्सा निकाला आपने, तो क्या मीटिंग में पहुँचते पहुँचते चलो हाँ वो गुस्सा सब निकाल दिया, नो आई एम रिलैक्स्ड, ऐसा होता है? नो, दैट नेगेटिव इमोशन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. क्यों? क्योंकि आप खुशी के लिए किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड करते हो. मीटिंग अच्छी जाए इसके लिए आप डिपेंड होते हो कि मेरी चप्पल नहीं टूटनी चाहिए, मुझे बस बराबर मिलनी चाहिए. पर अगर ऐसा हो जाए कि ये सब प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप जब मीटिंग में अटेंड करते हो तब आप फोकस्ड हो, जब आप एग्ज़ाम का पेपर देने जाते हो तो आप फोकस्ड हो, 10 लेसन का सिलेबस है, आपसे 4 ही लेसन पढ़ के हुए, बट यू आर फोकस्ड कि वो 4 लेसन के क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो मैं लिख पाऊँ. इतना आप में ठहराव हो, इतना आप में बैलेंस्ड हो. तो ये क्या ज़रूरी नहीं है? क्या बच्चों को मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है? आधा टाइम तो उनके एग्ज़ाम्स इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि 2 लेसन, 10 में से 2 लेसन उन्होंने नहीं पढ़े हैं, या 10 में से 4 क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. सबने पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा दिन, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहोगे कि वो कुछ भी एक्सटर्नल, कुछ भी आप पे प्रॉब्लम्स आए या ऑन द स्पॉट कुछ भी ग्लिच हो जाए, बट दे आर बैलेंस्ड. जॉब करते वक्त, घर संभालते वक्त, क्या हमें ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं चाहिए? चाहिए. तो फिर आप कैसे कहते हो कि मेडिटेशन तो सिर्फ बुढ़ापे के लिए है, बैलेंस्ड कंडीशन तो सिर्फ बुढ़ापे के लिए है? माया जाल हमें अटका के रखती है ज़िंदगी भर.
बुढ़ापे में तो वैसे भी एक जगह बैठना है, कहाँ जाओगे माया जाल में अटक के, कहीं नहीं। सो मेडिटेशन का हेल्प अगर चाहिए माया जाल से मुक्त होने के लिए, माया जाल में अटकने से पहले, तो वो सब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में होना चाहिए, नॉट एट द लास्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो माया को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब भी हमें लगता है कि कोई चीज़ का रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग द थिंग इटसेल्फ, दैट मीन्स आप माया जाल में अटक रहे हैं। रिजल्ट इज इमटेरियल, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो काम करना, वो कार्य करना, वो कर्म करना, उस पर फोकस रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्रेजेंट में जीना, ये इम्पॉर्टेंट है। श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब इसका ये एक और भी मीनिंग है, हम इसको मतलब हम समझ ही नहीं पाते, इतना ज्ञान ही हमें नहीं होता है कि कर्म कर फल की चिंता मत करें। सिंपल सेंटेंस में इतने ज़्यादा मीनिंग्स हैं। इसमें माया जाल का भी एक रेफरेंस आता है कि कर्म करो, बी इन प्रेजेंट, उसी में खुश रहो, एंड रिजल्ट क्या आने वाला है उसमें मत अटको। कि आज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ही खुशी होनी चाहिए आपकी, आज आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में ही खुशी होनी चाहिए। ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। कर्म करना मतलब कर्म पे फोकस रखना, मतलब प्रेजेंट में जीना। ये आपको मेडिटेशन सिखाता है, आपको ज़्यादा इम्बैलेंस, विचलित नहीं होने देता, आपको फ्यूचर के थॉट्स, पास्ट के बुरी एक्सपीरियंसेस, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। मेडिटेशन में आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो। सो माया जाल में न अटकना मतलब कर्म करना, फल के बारे में नहीं सोचना कि व्हाट इज़ माय टारगेट, व्हाट आई वांट टू अचीव, कि हाँ वो अचीव हो जाएगा ना तो मैं खुश होऊंगा, ये ले लूँगा ना तो खुश होऊंगा, इतने फ्रेंड्स हो जाएंगे, इतना ग्रुप हो जाएगा ना तो मुझे खुशी मिलेगी। अभी 4-5 ग्रुप या 4-5 फ्रेंड्स से आई एम नॉट हैप्पी। दैट इज़ माया जाल। एक और सिंपल तरीका माया जाल को आइडेंटिफाई करने का, माया जाल आप हमेशा देखोगे कि इट शिफ्ट्स। जब आप सोचोगे कि हाँ मैं इतने मार्क्स ले लूँगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगा, आई वॉन्ट टू टेक 70%, जैसे आप 70% लोगे ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम में 70% की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। अब हर कोई आपसे कहेगा 70 ले लिया ना, नाउ इन दिस एग्ज़ाम ट्राई टू गेट 80। मतलब वो 70 मार्क्स जो आपकी लाइफ का टारगेट था, जो अनअचीवेबल चीज़ थी, वो थी माया। क्यों? क्योंकि अभी 70 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अब है 80। आप 80 ले लो, उसका भी इम्पोर्टेंस 0 हो जाता है। अब सब आपसे क्या कहेंगे, से 80 तो आराम से ले लिया तुमने, अब क्या करना है, अब 90 मार्क्स लेने का अचीव करो, अब 90 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करो। सो कोई भी टारगेट, ये तो चलो बच्चों की बात हुई, बड़ों के साथ भी यही होता है। तो अनअचीवेबल चीज़ें होने लगती है, मतलब एक चीज़ से शिफ्ट, जैसे आप वो चीज़ पालो उसका इंपॉर्टेंस ख़त्म, नेक्स्ट चीज़ पे शिफ्ट हो जाती माया, उसको पालो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस ख़त्म। मतलब बाहरी कोई भी चीज़ आपको परमानेंट पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट होने पे ही आपको परमानेंट पीस, हैप्पीनेस मिल सकता है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप ये पीस, सेटिस्फैक्शन, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड बुढ़ापे में चाहते हैं या बचपन से। चलो आपकी एक एज हो चुकी है, तो आप क्या बच्चों के लिए चाहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वो रिलैक्स्ड रहे, या जब वो 60 के हो जाए तब वो रिलैक्स्ड रहे? द चॉइस इज़ योर्स। भगवान बिल्कुल भी इम्पार्शल नहीं है। आज जैसे जुने ज़माने में ऐसे था कि कुछ लिमिटेड ऋषि मुनि साधु होते थे, वही हिमालय जाके तपस्या करके मेडिटेशन करते थे, अपने आप को शांत रखते थे। पर आज ये स्टेट ऑफ माइंड, ये पीस, शांत, हैप्पीनेस, ये अचीव करना इज़ इन एवरीबडीज लिमिट, हर किसी के बस में है। ये मॉर्निंग हाफ एन आवर एंड इवनिंग हाफ एन आवर, किसी भी माध्यम के सानिध्य में आप क्या कीजिए, मेडिटेशन शुरुआत कीजिए। तो गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब लोग मेडिटेशन से जुड़े, ताकि आप और आपके बच्चे इस माया जाल से बच पाए। एट द एज ऑफ 60 हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड तो सबको चाहिए, पर कितना अच्छा हो कि यंगर एज में भी हमें ये स्टेट मिल पाए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।